करोगे सबसे पहले आपका मोटापा कम हो जाएगा, वजन कम हो। दूसरा, ये घुटने का दर्द कम हो जाएगा चीनी छोड़ देंगे। चीनी जैसे ही छोड़ोगे एसिडिटी खत्म हो जाएगी, पेट में जलन होती है, गैस बनती है, ये नहीं बनेगी। चीनी छोड़ोगे नींद बहुत अच्छी आएगी। चीनी छोड़ते ही बीपी कम हो जाएगा, चीनी छोड़ते ही कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। ये जहर है ना, ये सब कम हो जाता है चीनी छोड़ दें, तो आप स्वस्थ ज्यादा हो जाओगे। तो ये बात आज से अपने जीवन में शुरू करो। आगे चले और एक दूसरी बीमारी की बात करें। ये तो डायबिटीज का किस्सा हो गया, लंबा हो गया। तो अब एक दूसरी बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। हाई ब्लड प्रेशर में क्या करना है? सबको तो 3 प्राणायाम करने हैं। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे, 3 तो रोज करने। और दवा कौन सी खानी है? आयुर्वेद की बहुत सस्ती और बहुत अच्छी एक दवा है दालचीनी, जो अपने घर में ही मिल जाती है। ये खानी है दवा। अब दालचीनी कैसे खाएंगे? दालचीनी को धूप में सुखा के पत्थर में पीस लेना, पाउडर बन जाएगा। और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी के साथ खाना, रोज सुबह खाली पेट। और अगर थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए है तो इस दालचीनी पाउडर में शहद मिला के खाना, आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर। शहद मिलाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मिलाओगे तो परिणाम अच्छा है। नहीं तो बिना शहद के भी खाओ, बीपी तो ठीक ही होगा दालचीनी पाउडर से। तो लो हाई दोनों ठीक रहेगा? नहीं, हाई के लिए बोल रहा हूँ, लो के लिए बाद में बताऊंगा। तो हाई बीपी ठीक होगा दालचीनी से। और एक दवा है हाई बीपी ठीक करने के लिए, इसकी मात्रा दे देंगे? मात्रा आधा चम्मच। नहीं, मतलब टोटल कितना? जैसे अपन ने 3 महीने की हाँ, 1.5-2 महीने, बस 2 महीने से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। 100 ग्राम 200 ग्राम? अरे नहीं भैया, 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं, आधा चम्मच रोज खाओगे, लगभग 150 ग्राम 2 महीने चल जाएगा। एक दूसरी दवा है हाई बीपी के लिए, उसका नाम है मेथी दाना। मेथी दाना ये जो है ना, डायबिटीज भी ठीक करती है, ये हाई बीपी को भी ठीक करती है। इसको आधा चम्मच ले लो मेथी दाने को, 1 गिलास गर्म पानी में रात को भिगो दो और रात भर इसको पड़ा रहने दो पानी में। सवेरे उठ के वो पानी पी लो, बीपी को बहुत जल्दी ठीक करता है, 1.5 से 2 महीने में ठीक कर देगा। एक तीसरी दवा है अपने घर में हाई बीपी के लिए, बहुत अच्छी दवा है, उसका नाम है अर्जुन की छाल। अर्जुन का पेड़ होता है, छत्तीसगढ़ में सब जगह मिलता है। क्या कहते हैं? कौहर। हाँ, तो ये जो कौहर है या अर्जुन है, इसकी छाल बाजार में मिल जाती है। पत्थर में पीस लो, पाउडर बन जाएगा। आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर गर्म पानी से लेना है। और अगर पैसे खर्च कर सकते हो तो शहद मिला के, नहीं है शहद तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही लेना गर्म पानी से। ये भी हाई बीपी ठीक करता है। और ये जो अर्जुन छाल है, ये हाई बीपी तो ठीक करेगा, ये हृदय की बीमारियों को भी ठीक कर देता है। हृदय में क्या है? जैसे आपको ब्लॉकेज है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करो, एंजियोप्लास्टी, 2 लाख खर्च होगा, आप बिल्कुल मत करो, आप ये खाओ अर्जुन की छाल, ठीक कर देगा। और एक दवा बताता हूँ अपने घर में हाई बीपी की, लौकी का रस पियो 1 कप हर दिन, खाली पियो। लौकी का रस 1 कप निकालो, उसमें थोड़ा धनिया पत्ता डालो, पुदीना पत्ता डाल लो, तुलसी पत्ता और काली मिर्च, 5-6 पत्ता धनिया, 5-6 पत्ता पुदीना, 5-6 पत्ता तुलसी और 3-4 काली मिर्च, ये सब पीस के डालो और 1 कप लौकी के रस में मिला के पियो। रखता है लौकी का रस, हृदय की बीमारियां भी खत्म हो जाती है इससे। और एक अच्छी दवा बताता हूँ हाई बीपी की, बिल्कुल मुफ्त की दवा है वो तो, बेल पत्र के पत्ते। ये हाई बीपी को भी ठीक करते हैं और ये शुगर को भी ठीक करते हैं, डायबिटीज को। बेलपत्र के पत्ते 5 दो,
पत्थर में पीस के उसकी चटनी बना लो, फिर उस चटनी को 1 गिलास पानी में डाल के गर्म करो, और इतना गर्म करना कि पानी आधा हो जाए। तो ये बहुत जल्दी हाई बीपी को ठीक करता है। मैंने देखा जो 20-20 साल से ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान थे और रोज दिन में 3-3 बार गोलियां खाते थे, ये बेल पत्र के पत्ते ने सबकी गोली बंद कराई, सबकी दवा बंद कराई, और 1.5 से 2 महीने में सबका ब्लड प्रेशर ठीक कर दी। 20 साल पुरानी बीमारी 1.5-2 महीने में ठीक हो। तो प्राणायाम करना है और उसके साथ ये इतनी सारी दवाएं ना। और कुछ लोग गलती कर देते हैं, उनको क्या लगता है सब मिला कर खा जल्दी हो जाएगा, मरने की आदत हो जाएगी भाई। एक ही खाना, चाहे तो दालचीनी, चाहे तो मेथी का दाना, चाहे तो अदरक की छाल, नहीं तो बेल पत्र के पत्ते का दाना, या तो लौकी का रस, कोई एक ही नहीं। और एक सबसे बढ़िया दवा बताता हूँ, बिल्कुल मुफ्त की दवा है, बहुत अच्छी। गाय मूत्र की वो आधा कप, गोमूत्र, देशी गाय का आधा कप मूत्र सवेरे खाली पेट कोई भी पिएगा, उसी का ब्लड प्रेशर ठीक होता है, सबसे जल्दी ठीक होता है। बहुत अच्छी चीज है। जिनको भी लो बीपी है उनको कहो कि गुड़ का पानी बनाए, पानी में गुड़ मिलाए, फिर नमक मिलाए और नींबू का रस, और इसको दिन में 2-3 बार पिए। 1 गिलास पानी, 15-20 ग्राम गुड़ और थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी या 2 चुटकी भी ले सकते हैं, और नींबू का रस, ये चारों मिला के सुबह शाम कम से कम 2 बार, नहीं तो सुबह दोपहर शाम 3 बार, ये लो बीपी को ठीक करेगा। लो बीपी की और एक अच्छी दवा है, जिनके पास थोड़े से पैसे हैं खर्च करने के लिए, वो अनार का रस पिए। 1 कप अनार का रस थोड़ा नमक डाल के रोज सुबह पिए, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। और एक अच्छी दवा है लो बीपी का, अंगूर का रस पिए। 1 कप अंगूर का रस नमक डाल के रोज पिए। और एक अच्छी दवा है लो बीपी की, मिश्री खाएं मक्खन मिला। तो ये मत चलो, आवाज करेगा। मक्खन है ना, मक्खन, उसमें मिश्री मिला के खाएं, मक्खन मिश्री। मिश्री है सबके घर में, मक्खन भी सबके घर में है, तो ये खाएं, रोज खाएं, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। और एक अच्छी दवा है लो बीपी के लिए, ये जो दूध होता है इसमें घी मिला के पिए। 1 गिलास दूध गाय या भैंस का हो और उसमें घी मिला दो, चाहे गाय का या भैंस का, रोज पियो। 1 चम्मच घी और 1 गिलास दूध, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक हो। और एक अच्छी दवा है लो बीपी के लिए, गन्ने का रस नमक मिला के पिए, संतरे का रस नमक मिला के पिए, मौसमी का रस नमक मिला के पिए, अनानास का रस नमक मिला के पिए। कुछ ना मिले तो घर में वो किशमिश है ना, किशमिश, इसे किशमिश लोग रात को किशमिश पानी में देखो था 10-15, सवेरे उठ के उसको चबा के खाए, पीछे से वही पानी पिए। और एक सबसे सस्ती और अच्छी दवा बताता, जो सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी है, खाली पानी में नमक मिला के, नमक का पानी, 1 गिलास पानी और खूब अच्छे से उसमें नमक डाल के पीते, सुबह दोपहर शाम, सबका बीपी भी ठीक। ये गरीब लोगों के लिए सबसे अच्छी है। जितने ज्यादा गरीब लोग हैं ना, सबको लो बीपी की शिकायत। आप उनको इतना ही बता दो कि भैया नमक ज्यादा खाया करो, पानी में मिला मिला के पीते रहो, तो उतने से ही उनका लो बीपी ठीक हो जाए। आगे चले और एक गंभीर बीमारी की बात करें। छाती की बीमारी है दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। इसकी दवा क्या है अपने घर में? एक तो दवा है दालचीनी, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, गर्म पानी के साथ। थोड़े पैसे हैं तो शहद मिला के खाना है, आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद, दोनों मिला के गर्म पानी, ब्रोंकियल अस्थमा। और एक दूसरी बिल्कुल मुफ्त की दवा बताता हूँ, गाय मूत्र पीना।
आधा कप, तो दमा बिल्कुल ठीक होता है। दमा भी ठीक होगा, अस्थमा भी ठीक होगा, ब्रोंकियल अस्थमा भी ठीक होगा। और ट्यूबरकुलोसिस गाय गर्भवती है उसका मूत्र नहीं पीना कभी भी। जो गाय मां नहीं बनी उसका मूत्र सबसे अच्छा है। कुमारी गाय, बछड़ी, तो दमा अस्थमा ठीक करता है, टीबी ठीक करता है। अगर आप टीबी के लिए अंग्रेजी दवा खाओगे तो 9 महीने लगते हैं ठीक होने में, लेकिन गोमूत्र पियोगे तो 3 महीने में ही टीबी ठीक हो जाएगा। और मैंने इसके बहुत परीक्षण देखे हैं करके कि किसी को अंग्रेजी दवा हम देते हैं टीबी ठीक होने के लिए, तो उसकी टीबी बार बार होती है। थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर दोबारा हो जाती है, फिर ठीक रहता है, फिर हो जाती है। लेकिन जिसने गोमूत्र पी लिया उसको टीबी दोबारा कभी नहीं होती। इसलिए टीबी बहुत अच्छे से गोमूत्र से ठीक हो जाती है। आगे चले, पेट की कुछ बीमारियों की बात करें। पेट में कब्जियत हो जाए, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना हो, मल ना निकले ठीक से, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है अजवाइन। कच्चा अजवाइन होता है, घर में है, इसको आधा चम्मच ले लो और इसमें 1 चम्मच गुड़ मिलाओ। गुड़ और अजवाइन दोनों मिला के चबा के खाओ, पीछे से गर्म पानी पियो। और रात को सोते समय करना ये काम, तो सुबह उठते ही एक ही बार में पेट साफ हो जाता है। ये कब्जियत रह ही नहीं सकती। अजवाइन और गुड़ रात को लेना है, लेकिन ये सुबह नहीं, रात को सोते समय। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, त्रिफला चूर्ण। हर वैगुणा आंवले से बनता है त्रिफला। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय ले लो, या तो दूध से, नहीं तो गर्म पानी से। ये भी पेट साफ करता है। और एक तीसरी दवा है अनार का रस पियो रोज, ये पेट साफ करता है। या चबा चबा के अनार के दाने खाओ, ये पेट साफ करता है। अमरूद खाओ, इससे पेट साफ होता है। खीरा और टमाटर खाओ, बहुत पेट साफ करता है। रात को दूध में घी मिला के पियो, सुबह उठते ही पेट साफ होगा आपका। और सबसे फोकट की दवा बताता हूं पेट साफ करने। खाने को चबा चबा के खाओ, तो कभी भी पेट तुरंत साफ होगा। जितना खाना पेट खराब हो गई, ठीक है। और एक मुफ्त का इलाज है पेट साफ करने का, पानी को हमेशा घूट घूट भर के पिया करो। और पानी ऐसे पीना चाहिए, देखो मुंह में भर लिया थोड़ा, 1 घूंट पानी, और फिर ऐसे ऐसे करो, चारों तरफ घुमाओ उसको, तो लार है ना वो पानी के साथ मिलके अंदर जाएगी। तो जितनी ज्यादा लार आपके मुंह से पेट में जाएगी, पेट उतना ही साफ होगा। तो या तो चबा के खाने की आदत डालो, तो भी लार ज्यादा पेट में जाएगी। पानी को घूट घूट पीना शुरू करो, तो पेट साफ अपने आप। आगे चले, दस्त हो जाए तो दस्त की दवा क्या है? दस्त की दवा अपने घर में डिसेंट्री, डायरिया की दवा है कच्चा जीरा। कच्चा जीरा आधा चम्मच चबा चबा के खा लो 1 बार बस। जब दस्त हो जाए ना, तो कच्चा जीरा चबा के खा लो, पीछे से थोड़ा गुनगुना पानी पी लो। 1 खुराक में ही दस्त ठीक कर देता है। दूसरी खुराक लेनी नहीं पड़ती। अगर लेनी पड़े तो 1 सुबह लेना, दूसरी शाम को। 2 खुराक से ज्यादा तो किसी को जरूरत नहीं पड़ती। जीरा बहुत अच्छी दवा है। और एक दवा है दस्त की, कच्चा दूध आधा कप ले लो और नींबू निचोड़ के जल्दी पीना उसको, क्योंकि नींबू डालते ही दूध फटता है, फटने से पहले पी जाना है उसे। आधा कप दूध, आधा नींबू। दूध गर्म नहीं करना, कच्चा रखना, नींबू निचोड़ के पी लो। 1 खुराक में ही दस्त ठीक हो। इसमें दूसरी खुराक लेना है, एक ही बात। और एक अच्छी दवा है दस्त बंद करने की, ये बेल पत्र का जो फल मिलता है ना, बेल का फल, उसके अंदर का जो गूदा होता है, ये बहुत अच्छी दवा है दस्त रोकने की।
बेल का दूधा खा लो 1-2 चम्मच, पीछे से पानी पी लो, या बेल का चूर्ण मिलता है बाजार में, 1 चम्मच बेल चूर्ण ले लो गर्म पानी से, दस्त तुरंत रोक देगा। और एक और बीमारी है दस्त के साथ साथ आंतों में मरोड़ अगर है, कोलाइटिस जिसको हम कह देते हैं, इसकी बहुत अच्छी दवा है अनार का रस। अनार का रस ले लो 1 कप या आधा कप ले लो, और उसमें बेल का रस मिला लेना, ये जो बेल का फल है, आधा कप अनार का रस, आधा कप बेल का रस, या 1 कप अनार का रस, 1 चम्मच बेल का चूर्ण मिला के पी जाओ, तो कोलाइटिस सबसे जल्दी ठीक होता है इससे। और मैं अच्छी कुछ दवाएं बताता हूँ आपको। बवासीर हो जाए, बवासीर है, बगंदर है, मूड़ व्याध है, फिस्टुला है, फिशर है, पाइल्स जिसको कहते हैं वही बवासीर, इसकी बहुत अच्छी दवा है मूली का रस पियो। 1 कप मूली का रस खाना खाने के घंटे भर बाद, मूली का रस, ये बिल्कुल बवासीर ठीक करता है, और 20 साल पुरानी बवासीर ठीक करता है। और बवासीर 2 तरह की होती है, एक खूनी होती है, एक बादी, दोनों ठीक होती है इससे मूली के रस से। और मूली के रस से ये भी ठीक होता है फिस्टुला, फिशर, बगंदर जिसको हम कहते हैं, ये भी ठीक होता है। और एक दवा है बवासीर और बगंदर की, वो है अंगूर का रस। काले वाले जो अंगूर आते हैं उसका 1 कप रस कोई भी पिए तो उससे ठीक करेगा बवासीर, बगंदर। अनार के रस से भी ठीक हो जाता है बवासीर, बगंदर। एक और बहुत अच्छी दवा है बवासीर की, कपूर, जिसको हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। कपूर, थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा केले में लगा के खा लो, ये तुरंत ठीक करता है बवासीर, बगंदर। और ये जो कपूर है ना, ये रोज नहीं खाना, मुश्किल से महीने में 2 ही बार, बहुत अधिक तो महीने में 3 बार, इससे ज्यादा नहीं, उतने में तो ठीक कर देगा। और एक दवा बताता हूँ, घुटनों का दर्द है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, संधिवात, इसकी बहुत अच्छी दवा है मेथी, हल्दी, सौंठ। मेथी ले लो 100 ग्राम, हल्दी ले लो 100 ग्राम, और सौंठ ले लो 100 ग्राम। तीनों को पत्थर में पीस लो, पीस के बना लो पाउडर। हल्दी तो पिसी हुई आ जाती है, सौंठ और मेथी पीस लो। अब इसको पीस के अब इसको खाए कैसे? 1 चम्मच दवा खानी है सुबह, निकाल ले एक बार, नाश्ता करने से घंटे भर पहले, हाथ में लगातार 3 महीने ले लो, गठिया बिल्कुल ठीक करेगा। चेहरा ठीक। और एक दवा है वो भी बहुत अच्छी है, वो गठिया के लिए, संधिवात के लिए। तो दूसरी दवा है हार सिंगार के पत्ते। हार सिंगार एक पेड़ होता है जिसको परिजात भी कहते हैं। इस पेड़ को पहचानना बहुत आसान है। इस पे सफेद रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं और फूल में खुशबू बहुत होती है, और फूल की डंडी हमेशा नारंगी रंग की, लाल रंग की रहती है, केसरिया रंग की। और फूल सवेरे सवेरे एकदम जमीन पे पड़े हुए मिलेंगे, रात को फूल खिलेंगे और सवेरे जमीन पे गिर जाएंगे। ये पेड़ है हार सिंगार। इसके 5 पत्ते ले, 5, और 5 पत्ते पीस के बनाना चटनी। और जितनी चटनी बनी, करीब आधा चम्मच करीब चटनी बनेगी 5 पत्ते की, उसको 1 गिलास पानी में डाल के और खूब गर्म करना। इतना गर्म कर देना कि पानी आधा हो जाए, और फिर इसको ठंडा कर लेना और ठंडा करके पी लेना, और सवेरे खाली पेट पीना। तो जिनको 20-20 साल से गठिया की बीमारी है, 2 महीने में ही ठीक हो जाती है। बहुत अच्छी दवा है। और मैंने देखा इससे और एक बड़ी बीमारी ठीक होती है। जब किसी के घुटने घिस जाते हैं बुढ़ापे में, और डॉक्टर कहता है नहीं घुटने लगाओ, तो कोई जरूरत नहीं,
ये हार श्रृंगार के पत्ते का काढ़ा पियो, पुराने घुटने ही काम आना शुरू हो जाते हैं। तरीका वही है, 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीसो, चटनी बनाओ, 1 गिलास पानी में खूब गर्म करो, पानी आधा हो जाए फिर पियो। बुढ़ापे के लोग, माने बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जिनको बहुत तकलीफ होती है चलने में, क्योंकि घुटने का दर्द, कमर का, उनको सबसे अच्छी दवा है। कितने दिन तक बिना मोड़ रही? लगभग 2 महीने। ज्यादा बूढ़े लोग हैं तो शायद 3 महीने भी काम आती है, लेकिन जवानी। एक बुखार का नाम आपने सुना है, चिकनगुनिया। एक और बुखार है डेंगू, माने ब्रेन मलेरिया जिसको कहते हैं। ये जल्दी ठीक नहीं होते बुखार, मार डालते हैं आदमी को, लेकिन ये सब बुखार इससे ठीक हो जाते हैं हार श्रृंगार के पत्ते के काढ़े से। बहुत बढ़िया पेड़ है, इसको घर में जरूर लगा दें। बुखार भी ठीक करेगा, गठिया के रोग भी ठीक करेगा। और सब बुखार में इसको 3 दिन से ज्यादा नहीं देना, बस 3 दिन में ठीक कर देगा बुखार। गठिया के रोग में तो 3 महीने तक ले सकते हैं, बुखार में 3 दिन से ज्यादा नहीं। आगे चलिए और कुछ दवाएं और बता देता हूँ। एक और अच्छी दवा है बुखार की, उसका नाम है तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता 10 से 15 तोड़ लो, पत्थर में पीसो, 3-4 काली मिर्च है उसको भी पत्थर में पीसो, और ये तुलसी और काली मिर्च मिलाकर ठीक कर दो। और एक दवा है बुखार के लिए, नीम के पेड़ पर एक बेल चलती है, उसको गिलोय कहते हैं, कोई लोग अमृता कहते हैं, कोई लोग गुरुची कहते हैं, कोई लोग गुरुच कहते हैं। वो बेल का छोटा सा टुकड़ा काटो, पत्थर में पीस के पानी में उबालो। उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको पीना। ये हर बुखार को ठीक करता है। और कई बार जब बुखार ज्यादा हो जाए ना, तो फिर शरीर में खून के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कम हो जाते हैं, और कई बार प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं बुखार ज्यादा होने से। तो ये जो नीम की गिलोय है, ये दोनों को ठीक करते हैं। WBC बढ़ा देती है और ये भी ठीक कर देती है। ये अगर घर में लगा दिया आपने तो एक भी मच्छर घर में नहीं घुसता। हाँ, घर के आसपास मच्छर घूमते रहेंगे अंदर। अमृता, नीम की गिलोय, गुरुची दवाओं की बात करें, जैसे सिर दर्द की कुछ दवाएं बता दूं। सिर दर्द की सबसे अच्छी दवा अपने घर में है गाय का घी। गाय घी को गर्म कर लो हल्का, और इसकी 1-1 बूंद दोनों नाक में डाल के सो जाओ। गाय घी हल्का गर्म करो, और वो ड्रॉपर से घी भरो और नाक में 1-1 बूंद डालो और सो जाओ। इससे सब तरह का सिर दर्द ठीक हो जाता है 15-20 दिन। और ये रात को ही करना है, सोते समय। और ये गाय घी कोई नाक में डाले ना, तो खराब बीमारियां ठीक होती हैं इससे। जैसे किसी के नाक से खून आता है, नक्सीर, उसकी ये सबसे अच्छी दवा गाय का। किसी व्यक्ति के नाक से हर समय छींक आती रहती है, पानी निकलता है, उसकी सबसे अच्छी, नाक में हड्डी बढ़ गई, पॉलिप हुआ, उसकी सबसे अच्छी दवा गाय का। और एक खराब बीमारी है जिसको हम साइनस कहते हैं, साइनस की सबसे अच्छी दवा है ये गाय का घी। हल्का गर्म करो, नाक में डालो, सो। और एक बहुत खतरनाक बीमारी है स्नोफीलिया, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। स्नोफीलिया में क्या होता है, हर समय सर्दी खांसी होती रहती है, तो बहुत जल्दी ठीक करता है सर्दी खांसी। रात को कई लोग सोते हैं ना, तो उनकी नाक से संगीत निकलता है, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है। कई लोग सोते समय ऐसी आवाजें निकालते हैं कि वो तो मस्त सोते हैं, बिस्तर पे करवटें ही बदलते रहते हैं रात भर, उनकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। रोज नाक में डाल के सो। और एक दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उनको कहो नाक में घी डालते रहे, 6 से 8 महीने ठीक होता है।
और एक सबसे खतरनाक और बीमारी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं गाय के घी से। जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनको कहो रात में घी डाल के नाक में सोए। मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं उनको साल भर तक डालना पड़ेगा, सब ठीक हो जाता है। और ये जो विद्यार्थी हैं इनके लिए बहुत अच्छी दवा है। जिनको याद कुछ नहीं रहता, भूल जाते हैं सब कुछ, उनकी सबसे अच्छी दवा है ये गाय का घी। स्मरण शक्ति बहुत तेज कर देता है ये गाय का घी, बहुत बढ़िया है ये गाय का घी। और इसकी सबसे बड़ी एक खास बात है गाय घी की कि ये जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। पुराना मिले ना तो पुराना गाय का घी नाक का कैंसर ठीक कर देता है। नाक का कैंसर दुनिया में जल्दी ठीक नहीं होता, गाय घी ठीक कर देता है उसे। मिले कहीं तो बता देना मुझे, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना हम खरीदना चाहते हैं। हजारों रुपए किलो में भी हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन गारंटी हो कि वो उतना पुराना है। तो मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि आप गाय का घी रखते जाओ थोड़ा थोड़ा, तो ये आपके लिए किसी दिन बहुत काम का है। एक शीशी में भरते जाओ, क्योंकि कांच की शीशी में ये खराब नहीं होता। वैसे तो मिट्टी के घड़े में भी खराब नहीं होता, लेकिन कांच की शीशी में आप थोड़ा थोड़ा बना के घर में इकट्ठा करते जाओ, तो बहुत पुराना हो गया ना तो बहुत काम का है। आगे चले, कुछ और बीमारी, आंख की बीमारियां हैं। आंख से दिखाई कम देता है, रोशनी कम हो गई, मोतियाबिंद हो गया, काला मोतिया हो गया, इन सब की बहुत अच्छी दवा है गाय का मूत्र। एक एक बूंद आंख में डालना सवेरे ताजा। गाय का सवेरे सवेरे का जो मूत्र होता है ना वो डालना एक एक बूंद आंख में। आंख की सब बीमारी ठीक कर देता है। मायोपिया ठीक करता है, रेटिनल डिटैचमेंट ठीक करता है, कॉर्निया की बीमारियों को ठीक कर देगा। आंख में बहुत खराब बीमारी है आजकल हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस, सब ठीक करता है। गाय मूत्र बहुत अच्छी दवा है। परहेज ही वही है, गर्भवती गाय का नहीं लेना। हमेशा मूत्र जो है ना कुमारी गाय का ही अच्छा होता है, हमेशा, हर बीमारी में। और कुछ बताता हूं, गले की बीमारी, माफ करना पहले अभी कान की छूट गई, आंख के बाद कान, नाक हो गया, आंख हो गया, कान, और सिर तो हो ही गया। कान की बीमारी में भी गोमूत्र बहुत अच्छा है। जैसे कान से सुनाई कम देता है, कान में हर समय आवाज आती है। कई लोग ऐसे हैं जिनको कान में हम ऐसी आवाज आती ही रहती है, या कान में से गंदगी निकलती है, कचरा निकलता है, मवाद निकलता है, छोटे बच्चों को कई बार होता है। तो कान में एक एक बूंद गोमूत्र डाल दो कुमारी गाय का, बहुत जल्दी ठीक करता है कान को। मैंने देखा, मैंने खुद करके देखा कई बार, कान में बहुत तेज दर्द है, एक बूंद गोमूत्र डालो, एक ही मिनट में दर्द बंद हो जाता है, एक ही मिनट में। दांत में नहीं काम आता है, बता दूंगा दांत का भी। तो कान का दर्द तो तुरंत बंद होता है इससे। और गले के लिए, गले में कुछ भी तकलीफ हो जाए, जैसे गले में खराश है, गोमूत्र भरो और कुल्ला करो उसका, गड़गड़ गड़गड़ करके थूक दो, तुरंत ठीक कर देता है गले। बोलते बोलते आवाज बैठ जाए, गोमूत्र पी लो, ठीक करेगा। गले में सूजन आ जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, सब गोमूत्र ठीक करता है। और एक अच्छी दवा और है, गोमूत्र तो है ही, इसके अलावा गले की एक दवा है हल्दी। हल्दी जो पाउडर वाली हल्दी है, आधा चम्मच हल्दी सीधे मुंह में अंदर डाल लो, गले में चम्मच भरो और अंदर डालो यहाँ पे, और चुप करके थोड़ी देर बैठ जाओ। तो ये हल्दी गले में लार के साथ अंदर उतरेगी और एक खुराक में ही गले की हर बीमारी ठीक करेगी, एक ही खुराक। हमारे बच्चों को अक्सर गले में दर्द होता है ना टॉन्सिलाइटिस का, ये हल्दी की एक बार खुराक दे दी आपने, उसी में ठीक हो जाए।
बच्चों का कई बार हम ऑपरेशन करा देते हैं, मत कराना, कभी भी टॉन्सिल का ऑपरेशन मत कराना। ये हल्दी है अपने घर में बहुत अच्छी। और गले और छाती की कुछ बीमारियां हैं, जैसे खांसी है, खांसी में हल्दी बहुत काम की है। हल्दी को ऐसे ही सीधे गले में डाल दो, खांसी 1 मिनट में बंद होती है। और हल्दी को दूध में डाल के पी लो तो भी खांसी ठीक होती है। हल्दी को अदरक लगा के, अदरक है ना, अदरक को भून लो तवे पे या तो आग में, और उस पर थोड़ी हल्दी डाल के मुंह में चूसना शुरू करो तो सबसे खतरनाक खांसी इसी से ठीक होती है, जिसको वूपिंग कफ कहते हैं। वूपिंग कफ का मतलब होता है खांसते 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 दम निकल जाए आदमी का, ऐसी खांसी। तो अदरक का टुकड़ा थोड़ा भून लिया और हल्दी मिला के मुंह में डालते ही खांसी बंद। अदरक का रस निकाल सकते हैं तो वो पी लो। अदरक का रस 1 चम्मच और उसमें मिलाओ 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा मिलाओ 1 चम्मच पान का रस, पान यही जिसको हम खाते हैं। तो अदरक, शहद और पान तीनों का रस 1-1 चम्मच ये पी ले कोई भी हल्का गर्म करके, तो खराब से खराब खांसी ठीक हो जाए। खांसी की और एक अच्छी दवा है, अनार का रस गर्म करके पी लो तो भी खांसी ठीक हो जाए। ये जो अमरूद है ना, अमरूद को गर्म करके खा लो, ये तुरंत खांसी बंद करा देता है। ऐसे अमरूद खाओगे ना तो खांसी बढ़ाता है, लेकिन गर्म करके खाओ तो खांसी खत्म कर देता है। यही अमरूद। काली मिर्च है, काली मिर्च ये खांसी की बहुत अच्छी दवा है, मुंह में डाल के चूसो तुरंत खांसी बंद। लौंग बहुत अच्छी दवा है। अब लौंग का नाम याद आया तो आपको बताता हूं, ये इतनी बढ़िया चीज है। ये तो कई बार कफ की हर बीमारी में काम आती है लौंग, तो आप जानते हैं, लेकिन एक बीमारी में मैंने इसका बहुत उपयोग किया है और इतने बढ़िया परिणाम है, आप सबको बताना। ऐसे कोई भी भाई पुरुष जिनके वीर में शुक्राणु नहीं बनते, उनकी सबसे अच्छी दवा है ये लौंग। उनको लौंग का पानी कहो, रोज पिए। और एक लौंग का तेल भी आता है बाजार में, तो 1 बूंद लौंग का तेल 1 चम्मच गर्म पानी में डाल के रोज पिए, तो इतने शुक्राणु बनते हैं वीर में, हमें कई बार चमत्कार लगता है मुझे। ऐसे कई पुरुष जिनके 10-10 साल से शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे, यही एक कारण से, उनको मैंने 3 महीने लौंग का तेल दिया 1-1 बूंद, और अभी सब बाप बन गए। हाँ, मतलब ये है नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है ये लौंग, बहुत बढ़िया है ये लौंग। कफ में, खांसी में कई जगह काम आती है, बुखार में भी काम आती है। और 1-2 दवाएं ऐसी ही बताता हूँ, जैसे ये लौंग है ना, ऐसी एक और दवा है अपने घर में, वो भी नपुंसकता को ठीक करती है, चूना। ये पान में जो हम चूना खाते हैं ना, ये चूना गेहूं के दाने के बराबर दही में मिला के किसी को भी खिलाओ, वीर में शुक्राणु बहुत बनते हैं। और गन्ने के रस में खिलाओगे तो और अच्छा परिणाम है इसका। चूना गेहूं के दाने के बराबर, गन्ने का रस आधा गिलास, बहुत अच्छी दवा है। माताएं भी इसको ले सकती हैं। जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम है, ओवम का प्रॉब्लम है, उनको चूना खिलाओ गन्ने के रस में, बहुत बढ़िया दवा है। ये जो चूना है ना, ये कई काम में आता है, मैंने इसका बहुत इस्तेमाल किया है, 70 बीमारियां ठीक कर देता है ये अकेला चूना। जैसे एक बहुत खराब बीमारी है जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, वो चूने से ठीक हो जाती है। पीलिया जिसको हम कहते हैं, गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में पिलाते रहो, पीलिया सबसे जल्दी ठीक होता है। लीवर में सूजन आ जाए किसी को, सबसे जल्दी ठीक होती है चूने से। शराब पी पी के जिन्होंने अपने लीवर खराब कर लिया, उनकी सबसे अच्छी दवा ये चूना है। बहुत ज्यादा दारू पी पी के जो लोगों ने अपने लीवर खराब किए, लीवर सिरोसिस हो गया, उनको आप बोलो चूना खाएं रोज गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर। गन्ने का रस ना मिले तो
गुड़ के पानी में मिला के पी, गुड़ है पानी में मिलाए और उसमें चूना मिला के पी। मात्रा उतनी ही लेनी, गेहूं के दाने के बराबर हर दिन। ये चूना उन सब बच्चों के लिए बहुत अच्छी दवा है जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती। सब बच्चों को चूना खिलाओ, और लंबाई बढ़ाने के लिए इसको खिलाना कम से कम साल भर। मात्रा उतनी ही, गेहूं के दाने के बराबर दही में खिला दो, नहीं तो गन्ने के रस में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सादा पानी में मिला के पिला दो। ये चूना उन सब बच्चों की दवा है जिनकी बुद्धि कम काम करती है, जो दिमाग से थोड़े से कमजोर बच्चे होते हैं ना, जिनको मतिमंद बच्चे कहते हैं। देर में सुनते हैं, देर में समझते हैं, देर में सब काम उनके देर से होते हैं, देर में पैदल चलते हैं। ऐसे बच्चों को चूना खिलाओ, बहुत जल्दी फायदा होगा। और इन सब बच्चों को 2-3 साल खिलाना चूना। और चूना बहुत अच्छी दवा है उन सब के लिए जो बहुत कमजोर है, एकदम हड्डी हड्डी दिखाई देती है, ऐसे बच्चे, उनकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। और ये चूना बहुत अच्छी दवा है जो आपने थोड़ी देर पहले कहा, दांत का दर्द, दांत में दर्द होता है, चूना खाओ तुरंत ठीक होगा। दांत में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना बहुत अच्छी दवा है। अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर रोज पिला दो, खून बहुत बढ़ता है। माताएं इसको याद रखें, अपने घर में कोई भी गर्भवती माँ या बहन है उसको जरूर खिलाओ आप ये रोज चूना खिलाओ अनार के रस। गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कैल्शियम की और आयरन की। अनार के रस में आयरन बहुत है और चूने में कैल्शियम बहुत है। तो अनार के रस में अगर चूना मिला के किसी भी गर्भवती माँ को 9 महीने आप दे दे तो बच्चे के जन्म के समय माँ को प्यार होते हैं जिनकी माँ ने चूना खाया गर्भावस्था। बहुत ब्रिलियंट होते हैं दिमाग से, बहुत तेज बच्चे। मेरा तो ये संदेश आप 40 करोड़ माताओं तक पहुंचा दो। बस इतना कर दो कि वो रोज चूना खाएं गर्भावस्था के समय में, गेहूं के दाने के बराबर और अनार के रस में। और कोई माँ ऐसी भी है जो बहुत गरीब है, अनार के रस नहीं ले सकती, तो उसको कहो गुड़ के पानी में ही चूना पीती है। गुड़ तो सस्ता है, गरीब से गरीब आदमी के घर मिल जाता है। तो गुड़ का पानी बनाए और उसमें चूना पीते रहे पूरे 9 महीने। तो माँ एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगी, बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा और बच्चा बहुत ही होशियार बनेगा, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट। ये जो चूना है ना, ये दिमाग की भी और शरीर की भी दोनों की ग्रोथ कराता है। मन मस्तिष्क सबका इससे बढ़त होती है। चूना खा सकते हैं जब नाखून की बीमारियां होती, नाखून सड़ जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, तो चूना खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाता है। घुटने का दर्द है ना, चूने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। गठिया, गठिया की मैंने 2 दवाएं तो पहले बताई, अब एक बता रहा। चूना खाते रहो, गठिया का सब रोग ठीक होगा। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है। कई बार एक खतरनाक दर्द आता है स्पॉन्डिलाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो चूने से ही ठीक हो जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस इतना ही खाना जाता है, मनके में गैप बढ़ जाता है और उसकी कोई दवा नहीं दुनिया में, एक ही दवा है चूना। खाते रहो, गैप कम हो जाए। हड्डी टूट गई तो चूना खा लो, बहुत जल्दी जोड़ेगी और मजबूत जोड़ेगी। पान के साथ खा सकते हैं, बस उसमें कत्था नहीं लगा सकते। चूना और कत्थे की दुश्मनी है। खाली चूना लगाते तो पान खा सकते हैं, कत्था लगाते ही वो गड़बड़ हो जाता है। ये जो कत्था है ना, चूने का असर खत्म कर देता है। कत्था जहर है, इससे कैंसर होता है, मत खाया करो। पान खाओ खाली चूने का, कत्था मत लो। और माताएं इसको और ध्यान से सुने कि अपने घर में कोई भी माँ, कोई भी बहन को मासिक धर्म की जितनी तकलीफें हैं उसकी सबसे अच्छी दवा ये चूना है। जैसे मासिक धर्म समय से नहीं आता, देर में होता है, खून बहुत ज्यादा निकलता है या खून बिल्कुल नहीं निकलता,
कभी 2 महीने में हुआ, कभी 4 महीने में हुआ, कभी 15 दिन नहीं हो गया, ऐसी सब तकलीफों में चूना खाओ आप, बहुत अच्छी दवा है। और घर में जितनी माताएं 50 वर्ष की हो गई उनको जरूर खिलाओ चूना, क्योंकि ये 50 वर्ष की जो माताएं हैं ना, सबका मासिक धर्म बंद हो जाता है, तब उस समय बहुत तकलीफें आती हैं उनको, वो चूना बिल्कुल ठीक कर देता है हर एक तकलीफ को। माताओं की तो ये खास दवा है चूना। माताओं को अक्सर एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, इसकी सबसे अच्छी दवा ये चूना है। कितने बार देना सर? एक ही बार, सवेरे खाली पेट में। और देखो जिनके चेहरे में मुहासे निकलते हैं, फोड़े फुंसी बहुत निकलते हैं, उनकी ये बहुत अच्छी दवा है चूना। चेहरा एकदम साफ होता है अगर चूना खाओ। पानी के साथ देना? पानी से भी दे सकते हैं, पानी में चूना घोड़ी के पिला दो। गैस के लिए? है जी, गैस के लिए? गैस के लिए तो अभी बताऊंगा। ये जो चूना है, ये जो है ना चेहरे को साफ करेगा। अगर आपके त्वचा में कोई रोग है जैसे सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, चूना इनको भी ठीक करता है, त्वचा रोग को। उसको गन्ने के रस के साथ लेना है उसको? गन्ने के रस में तो लेना सबसे अच्छा। गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ का पानी उसमें ले लो, वो भी ना मिले तो खाली पानी में ले लो, नहीं तो दही में ले सकते हैं, दाल में खा सकते हैं, दूध छोड़कर किसी में भी चूना मिला के खा सकते हैं, दूध में नहीं ले सकते। ये एक चूना याद रखो 70 बीमारियां ठीक करता है। इसलिए मैं सबको कहता हूं चूना खाओ, चूना लगाओ मत कभी किसी को। आजकल लोग एक दूसरे को चूना बहुत लगाते हैं, और कुछ तो ऐसे महान लोग हैं वो देश को भी चूना लगाते हैं। ये लगाने की चीज नहीं, खाने की चीज है। और परमपिता परमात्मा ने भारत पे बहुत कृपा की है। ये चूना सबसे ज्यादा भारत में ही है। ये वही चूना है जो पान वाले सब लगाते हैं, पत्थर से बनता है, चूने का पत्थर आता है, आप उसको पानी में डाल दो। ना ना, तंबाकू तो जहर है भाई, ना ना बिल्कुल। चूना खाइए, तंबाकू के साथ नहीं। नहीं, पैकेट में आता है लेकिन वो तंबाकू मिला हुआ नहीं होना चाहिए, शुद्ध रहे। भले वो पैकेट में आता है, गीला चूना बेचते हैं पैकेट में आजकल, आप वो ले लो। तंबाकू नहीं खा सकते चूने के साथ, तो फिर चूना जहर हो जाता है। चूने की 2 चीजों से जबरदस्त दुश्मनी है, एक कत्था, एक तंबाकू। और दुर्भाग्य से लोग इसी के साथ खाते हैं। ये जो चूना अगर आप तंबाकू के साथ खाओ ना, तो यही चूना कैंसर कर देता है। और यही चूना सुपारी के साथ कत्था मिला के खाओ तो पथरी बना देता है। ये बहुत अमृत है चूना, लेकिन जिनके साथ ये मेल खाता है उन्हीं से अमृत है। जिनसे इसकी दुश्मनी है चूने की, उनके साथ खा लिया तो मार डालेगा आपको। इसलिए सावधानी रखनी है चूना खाने में। एक तो इसको सुपारी और कत्थे के साथ नहीं खाना, तंबाकू के साथ नहीं खाना। और एक दूसरा, जिनको पथरी हो गई है वो ना खाएं ऐसे, जब पथरी ठीक हो जाए फिर खाएं। पथरी हो जाती है और अक्सर पित्त की थैली में पथरी है, नहीं तो मूत्र पिंड में है, नहीं तो किडनी में है, तो इस पथरी को निकालने के लिए दवा लिख लो। एक बहुत अच्छी दवा है पित्त की पथरी के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। उस दवा का नाम है सेब का रस। सेब है ना, सेब, एप्पल, इसका रस पियो 1 कप रोज सवेरे खाली पेट। और सेब का जब रस निकालेंगे ना तो छिलका मत उतारना, क्योंकि सेब की सारी ताकत छिलके में है। हाँ, छिलका उतार दिया तो सेब बेकार। वैसा ही खा लिए तो ऐसे खा लो। 4 सेब एक साथ खाओगे तब 1 कप रस होता है, तो 4 सेब खाओ चबा चबा के, और सवेरे खाना खाली पेट। तो पित्त की थैली की पथरी 6 से 8 महीने में गल जाएगी। और दूसरी दवा है पथरी की, जब पथरी गुर्दे में हो, किडनी में और हमारे मूत्र पिंड में, तब उसकी दवा है गाय का मूत्र, आधा कप रोज पी लो, उससे पथरी टूट के निकल जाएगी।
और आप जिंदगी में कभी भी पथरी की बीमारी के शिकार ना हो, तो इसके लिए एक बात जो मैं पहले कहा उसको ध्यान से फिर कह रहा हूं कि पानी हमेशा घूट घूट पीते रहोगे तो कभी भी पथरी नहीं बनती, न पित्त की थैली में, न मूत्रपिंड में, और न आपके गुर्दे में। पथरी उन्हीं को बनती है जो गटागट पानी पीते हैं, एक साथ 1 गिलास 2 गिलास पी लिया, पता नहीं कहां जाने की जल्दी है उनको। हाँ, ये मनुष्य छोड़कर गटागट पानी कोई नहीं पीता दुनिया में। सारे जानवरों को देखो, कुत्ता चाट चाट के पानी पिएगा, शेर चाट के पानी पिएगा, बिल्ली चाट के पानी पिएगी। पक्षियों को, चिड़ियाओं को देखो, एक एक बूंद पानी पीते हैं, सब धीरे धीरे पानी पीते हैं। ये आदमी ऐसा मूर्ख है जो गटागट पीता रहता है। पानी कभी भी गटागट मत पियो, चाट चाट के, जैसे हमारे जानवर करते हैं वैसे आप करो। कोई जानवर को पथरी की बीमारी नहीं होती क्योंकि वो चाट के पानी पीते हैं या घूट घूट करके। आप भी ऐसे ही पानी पिया करो। आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि जो घूट घूट पानी पीते हैं उनको जिंदगी में बीमारी ही नहीं होती, कोई भी, खाली ये पथरी की नहीं, कोई भी बीमारी नहीं होती। बंद कर ले जाए इसमें। कारण दोनों मिला के चबा के खाओ, खाने के बाद तो बिल्कुल एसिडिटी नहीं होगी। और एक दवा है एसिडिटी की, अगर कर सको तो आधा कप गोमूत्र पी लो तो एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगी। और तीसरी दवा मैंने बताई, पानी घूट घूट पियो, कभी एसिडिटी नहीं होगी। चौथी बात मैं पहले बोल चुका हूं, खाना खूब चबा चबा के खाओ, कभी भी एसिडिटी नहीं होगी। ये एसिडिटी उन सबको होती है जो जल्दी खाना खाते हैं, हबड़ हबड़, पता नहीं कहां भागने की जल्दी। खाने के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि इसको बहुत शांति से धीरे धीरे खाना चाहिए। हाँ, अब आप इसमें ऐसे देखो कि एक टुकड़ा 32 चबाने हैं, उसमें 32 का गुणा कर लो इतनी देर में। मैंने खा के देखा, 4 रोटी खानी हो और हर टुकड़ा 32 बार चबाना हो तो 20 मिनट लगता है। और कोई 4 से ज्यादा क्या खाएगा, 6 खाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो 30 मिनट समझ लो, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। तो आप बस खाना खाने में थोड़ा चबाने पे ध्यान दो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये पता है जानवर तो कितना चबाते हैं, गाय को देखो, भैंस को देखो, खाना खाते हैं 2-2 घंटे तक चबाते रहते हैं, उसको जुगाली करते हैं। हमसे ज्यादा स्वस्थ है वो, इसीलिए। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखो इन सब चीजों का। अब बहुत कुछ मैंने बता दिया, अब आगे अगर और जानना है इससे ज्यादा, मैंने जितना बताया इससे ज्यादा जानना है तो एक पुस्तक ले लेना। हमने एक पुस्तक बनाई है, उसका नाम है जड़ी बूटी रहस्य। पतंजलि योगपीठ ने इसका प्रकाशन किया, परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने इसको लिखा। ये पुस्तक किसी भी पतंजलि चिकित्सालय में मिल जाती है, तो इसको पढ़ लो। इसमें तो हजारों बातें हैं, मैं तो थोड़ी सी बताया, इसमें हजारों जड़ी बूटियों का ज्ञान है। और एक काम करो, अगर यही बात ज्यादा जाननी है तो रात को आस्था चैनल में एक कार्यक्रम आता है, आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन, उसे रोज देखा करो। रात को 9 से 10 बजे तक आता है और सवेरे वही कार्यक्रम 7:30 से 8 बजे रिपीट होता है। बहुत ज्ञान मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप अपने जीवन की हर बीमारी ठीक करो। और हमारा लक्ष्य ये है कि बीमारी ठीक करने में आप पैसा खर्च मत करो फालतू। बिना पैसे आपकी हर बीमारी का इलाज है। जितना इलाज मैंने बताया इसमें बहुत पैसे खर्च नहीं होंगे आपके। और मेरी एक ही प्रार्थना है कि जो आपको बताया है ये आप दूसरों को बताना। करोड़ों लोगों को ये सब ज्ञान की जरूरत है और अगर हम ये सबको बता पाएंगे तो सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हमारा एक और लक्ष्य है भारत की गरीबी, बेरोजगारी और ये भ्रष्टाचार मिटाना। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत गरीबी है देश में और वो गरीबी के साथ बेरोजगारी है और ये गरीबी बेरोजगारी का कारण है भ्रष्टाचार। राजीव गांधी कहा करते थे कि जब 1 रुपए हम किसी गरीब आदमी को भेजते हैं दिल्ली से तो उसके पास 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 85 पैसे लुट जाते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार। अब तो राजीव गांधी है नहीं, अब तो हाल और भी बुरा है। अभी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है।
इनके सरकार के जमाने में तो ये हाल है कि 1 रुपए भेजा जाए तो गरीब आदमी तक 8 पैसा ही पहुंच पाता है। 92 पैसा भ्रष्टाचार में लुट जाता है। और भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है आप सब रोज देख रहे हैं, नंगा खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का। ये सब मैंने प्रधानमंत्री को बता के किया, तब हमें सब शामिल होंगे इसमें। और 1,76,000 करोड़ रुपए को खाने और पचाने की ताकत एक में नहीं होती, इसमें तो सबका बंदरबांट हुआ होगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि जेपीसी से जांच नहीं कराएंगे, क्योंकि सबकी पोल खुलेगी अगर जेपीसी की जांच हुई तो। अब तक हम सुनते थे प्रधानमंत्री बड़े ईमानदार हैं, बड़े ईमानदार हैं। इतना बड़ा घोटाला 3 साल और 6 महीने से उनका मंत्री कर रहा है और उन्होंने उसको हटाया ही नहीं अभी तक। ये तो मीडिया वालों ने हल्ला मचाया, तब जाकर राजा ने इस्तीफा दिया, नहीं तो वो तैयार थोड़ी था इस्तीफा देना। और अब तक का ये बहुत बड़ा घोटाला है। और एक घोटाला हो गया थोड़े दिन पहले, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, 77,000 करोड़ का वो घोटाला हो गया। और ये तो अद्भुत, इतना दे दिया कि उतने में 40 एसी आ जाए, एक एसी का किराया दे दिया। बड़ा भयंकर घोटाला। और इस घोटाले में जो बेईमान लोग फंसे हैं, अब तक उनको सरकार ने कोई दंड नहीं दिया। सुरेश कलमाडी और उसके सब सहयोग, सब छुट्टे घूम रहे हैं पूरे देश में, दुनिया। शर्म नहीं है ना सरकारों को ना नेताओं को। और ये घोड़ा हुआ, कोई बाहर वाले नहीं कह रहे, सीबीसी कह रही है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई कह रहा है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कह रहा है घोटाला हुआ है। और ये तो कॉमनवेल्थ खेल का तो कुछ चक्कर ही समझ में नहीं आता मुझे। दुनिया में 71 देश हैं जो अंग्रेजों के गुलाम हुए, वो सब मिलकर हर 4 साल में ये खेल आयोजित करते हैं ताकि अपने गुलामी को याद कर सकें हर 4 साल। अब मैंने नहीं देखा कि कोई अपनी गुलामी को याद करता है। गुलामी को तो भूल जाना पड़ता है, लेकिन ये कि भूलते ही नहीं, हर 4 साल में आयोजन करके याद कर लेते हैं अपनी गुलामी को। और उसी महारानी को बुलाते हैं खेल के उद्घाटन में जिसने गुलाम बनाया सबको। महारानी आती है लंदन से। ये तो अच्छा हुआ इस बार वो बीमार पड़ गई तो उसका बेटा आया, लेकिन आया उसी के घर का आदमी। और वो जब ऐलान करता है ना तब खेल शुरू होते हैं। और कुछ समझ में नहीं आता, वो महारानी आती है उसके पहले उसका डंडा आता है, उसको कहते हैं क्वींस बैटन्स, महारानी का डंडा। ये डंडा 71 देशों का चक्कर लगाते हुए आता है जिस देश में खेल होते हैं। तो इस बार भी आया वो डंडा, उसी डंडे में सबसे बड़ा घोटाला हुआ। हाँ, उस डंडे को लाने में जितना पैसा खर्च कर दिया, मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, उतने पैसे में 100 डंडे सोने के बना सकते थे। 77,000 करोड़ का ये घोटाला। अब ये दोनों घोटाले अगर जोड़ दें, ये राजा घोटाला 1,76,000 करोड़ और ये 77,000 करोड़, ये दोनों घोटाले का पैसा 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। और इतना धन अगर इकट्ठा करके सोना खरीद ले तो छत्तीसगढ़ के हर एक परिवार को 10-10 किलो सोना दान में दे सकते। माने छत्तीसगढ़ का हर परिवार सोने का परिवार हो जाए, इतना बड़ा घोटाला। अगर इतने ही पैसे का सोना खरीदें तो छत्तीसगढ़ के हर गांव की सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का परत बिछा सकते, इतना बड़ा घोटाला। और ऐसे घोटाले रोज होते हैं। पिछले 20 साल से एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है इस देश में, जिसमें सब नेता शामिल हैं हर पार्टी के। वो घोटाला ये है कि अपने देश की खेती की जो जमीन है ये विदेशी कंपनियों को बेची जा रही है कौड़ी के भाव। जो जमीन का बाजार में भाव 1 करोड़ रुपए एकड़ है, वो विदेशी कंपनियों को 10,000 रुपए एकड़ में, 5,000 रुपए एकड़ में, 2,000 रुपए एकड़ में बेची जा रही है। और हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन बेची जा रही है। आप अगर अखबार पढ़ते होंगे तो उड़ीसा आपका जो पड़ोसी राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री ने पॉस्को नाम
स्टरलाइट नाम की दूसरी कंपनी को 72,000 एकड़ जमीन बेच दी कौड़ी के भाव। और उस जमीन में इतना भरा हुआ है भंडार, किसका? लोहे का, आयरन ओर का, कि अगर हम उसको खोदते रहे तो वो भंडार खत्म नहीं होता 300 साल तक। और उसे बेच दिया विदेशी कंपनी। ऐसे ऐसे घोटाले रोज चलते हैं। यहां छत्तीसगढ़ में हो रहा, हजारों एकड़ जमीन 36 एकड़ की बेच दी विदेशियों के हाथ। सारे देश में ये खेल चल रहा है जमीन बेचने का। ये सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। इन सब घोटालों में हमारा आपका भविष्य डूब रहा है। हमने कुछ घोटालों के बारे में अध्ययन किया। आजादी मिली तो सबसे पहला घोटाला हो गया, आजादी आने के 2 ही साल में हो गया था वो, जीप स्कैंडल। हमारे एक रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, उन्होंने जीप खरीदी कागज पे, जीप खरीदी कागज पे, वास्तव में नहीं आई और पैसे चले गए। बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। और वीके कृष्ण मेनन को जब पूछा गया कि ये कैसे कर दिया, कहते जी मैं शराब के नशे में था, हस्ताक्षर कर दिए। हाँ, ऐसे ऐसे विचित्र नेता हैं इस देश में, शराब के नशे में फाइल पे सिग्नेचर कर दी। बाद में उनको हटाया गया मंत्रालय से, रक्षा मंत्री थे वो और नेहरू जी के पक्के यार थे। हाँ, यारी उनकी नेहरू जी से जबरदस्त थी। जब इनका घोटाला खुला ना तो नेहरू जी से बात कहते हुए नहीं बनता था लोकसभा। एक दिन नेहरू जी ने यह कहा था लोकसभा में कि मेरे मंत्रिमंडल में अगर कोई घोटाला करेगा तो मैं उसको बिजली के तार से उल्टा लटका दूंगा। और थोड़े दिन में ये कर दिया वीके कृष्ण मैंने। हाँ, तब सबने कहा लोकसभा में नेहरू जी को लटकाओ इनको बिजली के तार से, तो नेहरू जी की बोलती बंद हो गई थी। फिर एक दिन नेहरू जी ने इसका उल्टा बोला लोकसभा में कि ये जो प्रजातंत्र की गाड़ी है ना, ये घोटाले और भ्रष्टाचार से ही चलती है। ये नेहरू जी ने कहा। माने घोटाला तो होना ही है इस लोकतंत्र में। उसके थोड़े दिन में और एक बड़ा घोटाला हुआ था, चेक पिस्टल स्कैंडल। चेकोस्लोवाकिया नाम का एक देश है, वहां से पिस्तौल खरीदी भारत सरकार ने, लेकिन पिस्तौल नहीं आई, पैसे चले गए। तब बहुत मुश्किल आई थी। एक और बड़ा घोटाला हुआ था उसी समय, नागरवाला स्कैंडल। एक हुआ था मुद्रा स्कैंडल। ऐसे जितने घोटाले अब तक हुए हैं, हमने सबका हिसाब निकाला तो अब तक भारत देश को 340 लाख करोड़ का चूना लगा दिया है भ्रष्ट नेताओं। 64 साल। और ये जो 340 लाख करोड़ का चूना देश को लगा दिया, ये पैसा गया कहां? ये सब इन भ्रष्ट नेताओं के नामों से विदेशी बैंकों में जमा है। स्विट्जरलैंड नाम के देश में भारत के भ्रष्ट नेताओं के 280 लाख करोड़ रुपए जमा है। और स्विट्जरलैंड जैसे दुनिया के 70 और देश हैं, वहां पे 60 लाख करोड़ जमा है। कुल 340 लाख करोड़ रुपए नेताओं ने लूट के जमा कर रखे हैं विदेशों में। अब हमने इस भारत स्वाभिमान की मदद से एक आंदोलन शुरू किया है कि नेताओं ने ये जो धन लूट लिया है, इस धन को भारत में वापस लाना और इसी धन से भारत की गरीबी और बेरोजगारी को मिटाना। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये धन वापस आ सकता है जो लूट लिया इन्होंने? हाँ, आ सकता है। कैसे आएगा? इस धन को वापस लाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में हम एक मुकदमा करें और उसमें ये कहें सुप्रीम कोर्ट से कि इन सभी घोटालों की जांच करो और जांच करने के बाद जो पता चले कि पैसा विदेशों में गया है, उसको भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो। तो वो सारा पैसा जो विदेशों में जमा है, ये वापस आ जाएगा। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है, हम भारत की संसद में एक प्रस्ताव पारित कराएं, कुछ एमपीज को कहें कि भैया संसद में प्रस्ताव करो कि विदेशों में जो 340 लाख करोड़ भारत का जमा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और संसद इसको मान ले तो ये पैसा वापस आ जाए।
तीसरा एक रास्ता है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ एक संस्था है, उसके साथ हम एक समझौता करें, एग्रीमेंट, तो वो ये सारा पैसा वापस दिलवाने को तैयार है। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने अभी अमेरिका को ये पैसा दिलवाया है। अमेरिका का भी बहुत सारा पैसा घोटालों में डूब के स्विस बैंक में जमा हुआ था, और बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट बना ना, तो उसने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक संधि कर ली, समझौता। तो संयुक्त राष्ट्र ने वो सब अकाउंट खुलवा दिए उनके और पैसे दिलवा दिए। तो हम भी कर सकते हैं ये काम। तो ये 3 रास्ते हैं और इनके माध्यम से पैसा आ सकता है। तो हमने पहले रास्ते पे तो कदम बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा हमने दाखिल करवा दिया पिछले साल भर पहले, और इस मुकदमे को परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से एक बहुत मशहूर वकील ने किया है। उनका नाम है राम जेठमलानी। अच्छी बात हुई ये है कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके सरकार को नोटिस जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि जितना पैसा विदेशों में है इसका हिसाब हमें बताओ। तो अब सरकार के हाथ पर फूले हुए, क्योंकि जिनका पैसा है वही सरकार चला रही। सरकार को उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नोटिस देगा, अब दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इस पैसे को इकट्ठा करवाना है दुनिया भर में जहां जहां ये जमा। तो सरकार ने अपने अधिकारी भेजे हैं 70 देशों में, और 34 देशों के पैसे का सब पता चल गया, 36 देशों का बाकी है, थोड़े दिन में वो भी पता चलेगा। और तब सुप्रीम कोर्ट में हम ये अपील करवाएंगे कि सारा पैसा जिसका पता चल गया वो देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, वो नेताओं की नहीं है, हमारी है। हमने टैक्स में दिया था वो पैसा, नेता कहां से लाए? ये तो हमारा पैसा है। तो उसको राष्ट्र की संपत्ति सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, ऐसा हमें भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा पहले भी कर चुका है। हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री हुए थे नरसिम्हा राव, आपको याद होगा, उनके जमाने में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, यूरिया घोटाला। उसमें जितने पैसे भारत के बाहर